पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से राजनीति का थप्पड़ कांड गुजरात में हुआ। कल जूता फेंका गया था तो आज हार्दिक पटेल के मुंह पर रसीद दिया गया। तमाशा आखिर क्यों? गुजरात में हार्दिक पटेल को चुनावी वादों के जवाब में मिला थप्पड़। हार्दिक एक जनसभा में अपनी बात कह रहे थे कि तभी एक शख्स मंच पर चढ़ा, उसने आओ देखा ना ताओ और हार्दिक को थप्पड़ रसीद कर दिया। बताया जा रहा है कि थप्पड़ मारने वाले शख्स का नाम तरुण है और यह हार्दिक के पाटीदार आंदोलन के दौरान 14 लोगों की मौत से नाराज था। थप्पड़ कांड के बाद हार्दिक पटेल ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। इससे पहले महिसागर में भी हार्दिक को विरोध का सामना करना पड़ा था, जब एक किसान ने अपने खेत में हार्दिक का हेलीकॉप्टर उतरने देने से इनकार कर दिया था। यानी सियासी विरोधियों के साथ हार्दिक को जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। आंदोलनकारी से नेता बने हार्दिक को पड़ा थप्पड़, तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष त्रिपुरा में थाने के अंदर घुसकर मारपीट करते हुए नजर आए अधिकारी। थाने के अंदर सफेद कुर्ते पजामे में जो नेता आपको नजर आ रहे हैं, इनका नाम है पीके बर्मन साहब। त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और थाने में घुसते ही इन्होंने एक शख्स को थप्पड़ रसीद कर दिया। अब पूरी तस्वीर समझिए। नेताजी के अंदर घुसते ही एक शख्स हाथ जोड़ता है और हाथ जोड़ने के जवाब में उसे थप्पड़ मिलता है। थप्पड़ों का सिलसिला तब रुकता है जब ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाला भी नेताजी के हाथ जोड़ता है। थाने के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाने की वजह है नेताजी की बहन के काफिले पर हमला। दरअसल प्रचार के दौरान पीके बर्मन की बहन के काफिले पर पथराव हुआ, जिसके एक आरोपी को पुलिस पकड़कर थाने ले आई थी। लेकिन पुलिस की पीठ थपथपाने के बजाय नेताजी ने थाने में अपने रसूख की हनक जाहिर कर दी, यूं थप्पड़ बरसाकर। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से चुनाव के दौरान नेता जो है वोट मांगने जनता के द्वार जाते हैं, लेकिन जब जनता नाराज होती है, उनसे वादों का हिसाब लेती है, तो कैसे नेता को भी चुप्पी साध लेनी पड़ती है। राजस्थान में गहलोत के मंत्री को नेता के गुस्से को झेलना पड़ा, तो देवरिया में बीजेपी के नेता। तस्वीरें यूपी के देवरिया की हैं, जहां बीजेपी सांसद अरविंद कुशवाहा और विधायक काली प्रसाद जब जनता से वोट मांगने पहुंचे तो पहले सवाल जवाब हुए और फिर हंगामा जो धक्का मुक्की तक पहुंच गया। दूसरी तस्वीर राजस्थान के करौली की है, जिस कर्ज माफी का ऐलान कर राजस्थान में कांग्रेस सरकार मंजिल तक पहुंची थी, वही कर्ज माफी मंत्री रमेश मीणा के लिए फजीहत भी बन गई है। ये बात बताओ, 2 लाख भाई उसमें 2 लाख एक किसान ने रमेश मीणा को बीच बाजार में घेर लिया। कर्ज माफी के नाम पर वादे पूरे न करने के आरोप लगाए और मंत्री जी चुपचाप सुनते रहे। आखिरकार परेशान होकर मंत्री जी ने किसान का हाथ छिड़क दिया और समर्थक बीच में आ गए। इन तस्वीरों से सत्ता में बैठे माननीयों को समझ आया होगा कि वादे पूरे ना करो तो जनता सवाल जरूर पूछती है। नेता जनता के पास जाते हैं वोट मांगने और उनसे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन कई बार नेता अपनी मर्यादा भूल जाते हैं और जनता को धमकाने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ जब बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा जनता के बीच पहुंचे, भाषण दे रहे थे, जबान फिसली तो जनता को वोट देने के लिए धमका दिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यह अपराध धन को और भ्रष्टाचार को जमीन दोज करने के लिए तैयार है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की उंगली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ दिखी तो भरोसा रखिए 4 घंटे में वो उंगली सलामत नहीं रहेगी। ये मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ। और मेरी बात कहता हुआ, कोई हो पूर्वांचल का अपराधी, किसी की औकात नहीं है कि गाजीपुर की सीमा में आकर के भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरफ आंख निगाह दिखाएगा तो वहाँ सलामत नहीं रहेगी। यही भरोसा। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 72,000 रुपए सालाना देने की कांग्रेस की न्याय घोषणा क्या रिश्वत है जनता को लुभाने के लिए, वोट के लिए? इस बाबत एक याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई और अब कोर्ट ने कांग्रेस से इस संदर्भ में जवाब मांगा। क्या 72,000 रुपए का वादा मतदान के लिए रिश्वत है? इस मामले में क्यों न कांग्रेस पर पाबंदी लगाई जाए? ये वो सवाल है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पीआईएल के बाद कांग्रेस के चुनावी वादे पर उठाया। पीआईएल में न्याय योजना को वोटरों के लिए रिश्वत करार दिया गया है। पीआईएल पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और कांग्रेस पार्टी से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में न्याय योजना का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक अति गरीब परिवारों की न्यूनतम आय 72,000 सालाना करने का दम भरा गया था। ऐलान के मुताबिक देश भर में 5 करोड़ गरीब परिवारों को इससे फायदा होना था। और आज आपको बता दें कि देश के राजनीतिक इतिहास में 24 साल बाद एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जब मैनपुरी में मायावती और मुलायम एक साथ एक मंच पर एक दूसरे के लिए प्रचार करते हुए नजर आए। रिश्तों की तलखी कैसे 24 साल बाद बदल गई गठबंधन में, आप देखिए। मायावती जी आई हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। यहाँ सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, इस पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी के बारे में ये कहना चाहूंगी,
आज भी यहाँ पूरे प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी को ही अपना असली व वास्तविक नेता मानकर चलते हैं। चुनावी हुंकार सुन लीजिए और चुनावी तस्वीर समझ लीजिए। 24 साल तक सियासत में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चे डटे रहे मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पर नजर आए। जगह थी मैनपुरी, मौका था नेताजी का चुनाव प्रचार। मुलायम के लिए प्रचार कर रही थी बहन जी। यूपी के सियासत में धुर प्रतिद्वंदी माने जाने वाले नेताजी और बहन जी क्यों साथ आए, इसकी सिर्फ एक वजह है, बीजेपी को चुनौती देना। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर ने मानो पूरे यूपी पर अपना प्रभाव छोड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी में 80 में से 69 सीटों पर कब्जा किया था। अपने दल की 2 सीटों के साथ एनडीए का आंकड़ा 71 पहुंच गया था। एसपी के खाते में 4 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। यूपी के नतीजों ने ही बीजेपी को दिल्ली की सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था और 2014 जैसा क्लीन स्वीप 2019 में ना हो, इसी के चलते चीर प्रतिद्वंदी एसपी और बीएसपी साथ नजर आ रहे हैं। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी, जो कांग्रेस की प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक थी, आज उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया। नाराजगी की जो वजह बताई, अंदर खेमे में खबरें आ रही हैं, वजह से अलहदा थी। प्रियंका को महाराष्ट्र में मुंबई से कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। कुछ दिन पहले कुछ इस अंदाज में प्रियंका ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा था, लेकिन रिश्तों के रूप बताते बताते मानो खुद प्रियंका के सियासी रिश्ते बदल गए। शुक्रवार सुबह प्रियंका ने कांग्रेस से इस्तीफे का ऐलान किया और चंद घंटों के अंदर प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेसी से शिव सैनिक बन गई। प्रियंका के मुताबिक चुनाव के दौरान कांग्रेस को अलविदा कहने की वजह थी पार्टी में उन्हें नजरअंदाज करना। दरअसल प्रियंका कुछ दिन पहले मथुरा गई थी। मथुरा में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रियंका के साथ बदसलूकी की थी, जिसकी शिकायत के बाद आरोपी कार्यकर्ता निलंबित किए गए, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका निलंबन वापस ले लिया गया था। पर दुख मुझे इस बात का तब हुआ जब खुद ही पार्टी के कुछ लोगों ने इस तरीके की टिप्पणी की मेरे बारे में। उम्मीद ये थी कि सस्पेंशन हुआ। मैंने ज्यादा किसी के सामने बोला नहीं था, जो इंचार्ज थे वहां पे रखा। पर जब रीइंस्टेट कर किसी को वापस बुलाया जाता है, ये दरकिनार कर दिया जाता है। इसी से नाराज प्रियंका ने पार्टी से राह अलग कर ली। और साध्वी प्रज्ञा ने एक विवादित बयान देकर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। साध्वी प्रज्ञा ने एटीएस चीफ हेमंत करकरे की शहादत को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जो विपक्ष ने उन्हें घेर लिया। पार्टी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया और उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तलब कर ली। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था। साध्वी प्रज्ञा ने ये देशद्रोह जैसा शब्द उस शख्स के लिए इस्तेमाल किया है जिसने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। साध्वी प्रज्ञा ने मुंबई आतंकी हमले में शहीद होने वाले एटीएस चीफ हेमंत करकरे को देशद्रोही करार दिया है। जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को हेमंत करकरे, उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो। जब वो मुझसे पूछा, तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए। प्रज्ञा ने करकरे पर विवादित बयान दिया तो उन पर सवाल उठाती महबूबा दोबारा बीजेपी पर हमलावर नजर आई। हमारे मुल्क के बुरे दिन आ गए हैं कि लोगों को आप चॉइस क्या दे रहे हो। Whatever the lady stands for, तो that means BJP stands for all those things, whatever the lady is. साध्वी प्रज्ञा भले ही दर्द का हवाला दे, लेकिन एक शहीद पर सवाल उठाकर उन्होंने नई सियासी बहस को जन्म दे दिया। और प्रियंका गांधी आज कानपुर में श्री प्रकाश जायसवाल के लिए प्रचार करती हुई नजर आई। रोड शो में जमकर भीड़ तो जुटी, लेकिन क्या वोट मिलेंगे? कानपुर में जब प्रियंका गांधी का रोड शो निकला तो सड़कों पर बड़ा हुजूम था। हर तरफ कांग्रेस और एनएसयूआई के लहराते झंडों के बीच प्रियंका कानपुर की जनता से रूबरू हुई। प्रियंका के साथ कानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल भी थे। इस बार श्री प्रकाश जायसवाल को बीजेपी के सत्यदेव पचौरी और गठबंधन से राजकुमार टक्कर दे रहे हैं। आपको बता दें कि 2014 में श्री प्रकाश जायसवाल को बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी ने 2,22,000 मतों से करारी शिकस्त दी थी। प्रियंका के रोड शो के दौरान कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के भिड़ने की खबरें भी सामने आई। बीजेपी के स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 72 घंटे का बैन झेलने के बाद एक बार फिर चुनावी समर में पूरे जोश के साथ कूद गए।
2 दिन तक मंदिर मंदिर घूम सुर्खियों में रहने वाले योगी जी ने एक बार फिर दिन की शुरुआत बजरंग बली के आशीर्वाद से ही की। उन्होंने संभल में बजरंग बली के दर्शन किए और फिर मंच पर पहुंचकर सीधा गठबंधन पर वार किया। हमने कभी नहीं कहा कि किसी जाति मत और मजहब के आधार पर वोट दो। हमने तो कहा कि अगर हमने विकास कराया है, अगर मोदी जी ने आपकी सेवा की है, मोदी जी ने देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुख्ता व्यवस्था की है। बता दें कि शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ की 4 रैलियां हैं और बैन खत्म होने के बाद योगी बीते 72 घंटे की कसर पूरी करने की कोशिश में है। राजनीति क्या कुछ नहीं कराती। राजनीति के चलते किस तरह से उत्तर पूर्वी मुंबई से बीजेपी के उम्मीदवार शेट्टी ने आज गंदा पानी पिया। आखिर ये नौबत आई क्यों? ये क्या करूं बहने, मैं पीऊं? मैं पीऊंगा, आप लोग पीते तो मैं भी पीऊंगा। नहीं, आप पीते हो तो मैं भी पीऊंगा, उसमें मुझे कुछ देखिए, हम लोग राजनीति में काम करते हैं मरने के लिए। जो आप पीते हो मैं पीऊंगा, जो आप मुसीबत सहन करते हो मैं करूंगा, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रचार वैन के ऊपर खड़े हैं उत्तरी मुंबई से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद गोपाल शेट्टी और नीचे खड़ी है आम जनता। शेट्टी साहब ये कह रहे हैं कि जो दिक्कत आप झेलते हैं वो मैं भी झेलूंगा। यानी नेताजी ये मान रहे हैं कि इस इलाके में गंदा पानी आता है, लेकिन सवाल ये है कि जिस जनता का दर्द बांटने का ये दम भर रहे हैं, उसकी ये दिक्कत बीते 5 साल में दूर क्यों नहीं की गई। उत्तर मुंबई के कई इलाकों में लंबे वक्त से पानी और घर की समस्या है। यहाँ से इस बार कांग्रेस ने उर्मिला मातोंडकर को खड़ा किया है, जिसके बाद यहाँ मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। और आज लोकसभा चुनाव में चंबल की गूंज उस वक्त सुनाई दी जब शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी से धौरहरा सीट से कुख्यात डकैत रहे मलखान सिंह को चुनावी अखाड़े में उतार दिया। बड़ी बड़ी रौबदार मूछें, माथे पर लंबा लाल टीका और चाल चुनावी, ये है धौराहर से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मलखान सिंह। वही मलखान सिंह जिनके नाम से कभी चंबल थर थर कांपता था। धौराहर से मलखान सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी जितिन प्रसाद और बीजेपी की रेखा वर्मा को चुनौती देंगे। काम की इच्छा अधूरी पड़ी तो हो सकता मलखान सिंह के द्वारा होने को हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको काम को हम करना चाहते हैं। चंबल में डकैतों के दौर में मलखान सिंह एक कुख्यात नाम थे। मलखान सिंह ने 1982 में सरेंडर किया था और सरेंडर के वक्त उनके खिलाफ 185 मुकदमे दर्ज थे। और आइए अब आपको सीधी ले चलती है। प्रज्ञा ठाकुर जो है अपने विवादित बयान पर क्या कुछ कह रही है, सुनते हैं। हम अपने घर में निपट लेते हैं, पर अगर बाहर कोई दुश्मन हमारे खुश हो रहे हैं तो मैं बिल्कुल अपना बयान वापस लेती हूँ और क्षमा भी चाहती हूँ कि हमारे बयान से कभी भी हमारे दुश्मन, देश के दुश्मन खुश न हो। आप एक शहीद का अपमान करने, बिल्कुल 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 मानती हूँ। सुनिए, तो प्रज्ञा ठाकुर ने आखिरकार चौतरफा आलोचना और दबाव के बाद पार्टी ने बयान से पल्ला झाड़ा और अपना बयान अब वापस ले लिया है। न्यूज नेशन ने आपको खबर पहले भी दिखाई थी और अब आपको बता देते हैं किस तरह से आज देश भर से अलग अलग तस्वीरें आई आग लगने की घटनाओं। बीच सड़क पर एक ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक में रखे पत्तों ने आग पकड़ लिया। घटना मध्य प्रदेश के कवर्धा की है, जहां चलती ट्रक में भीषण आग लग गई। तेंदू पत्ते से भरी ट्रक में बिजली का तार गिरने से आग लगी है। वहीं एमपी के पन्ना में भी बीएसएनएल ऑफिस में भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि आग की लपटें और काला धुआं कई फीट ऊपर तक उठता दिखा। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये आग एक पुराने जनरेटर में लगी थी, जिसके बाद दमकल विभाग ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। उज्जैन से भी आग लगने की एक घटना सामने आई है, जिसमें 3 साल के एक बच्चे के साथ 8 लोग झुलस गए। इनमें से 3 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। ये आग एक साइकिल की दुकान में लगी थी। और पाकिस्तान में आज हिंदू बेटियों के जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा दोबारा से गूंजा। आपको बता दें कई मानवाधिकार आयोग संगठन और अल्पसंख्यक संगठनों ने इस मुद्दे को उठाकर इमरान सरकार को घेरा। उनके हिसाब से हम नहीं मांगे, उनके हिसाब से हम नहीं मांगे। हर जुबान पर इंसाफ की मांग, हर दिल से निकलती बस एक ही आवाज कि ये जुल्म और सितम कब थमेगा। पाकिस्तान में हिंदू बेटियों की जबरन किडनैपिंग और धर्म परिवर्तन के विरोध में हिंदू समुदाय के साथ समाजसेवी संगठनों ने प्रदर्शन किया। डेरा रहीम यार खान के पीड़ित परिवारों के समर्थन में सैकड़ों लोग प्रदर्शन के लिए उतरे। दरअसल 1 महीने पहले सिंध में एक और हिंदू लड़की को अगवा किया गया था। इस लड़की को अगवा कर पंजाब ले जाया गया, जहां पहले धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर लड़की का एक अधेड़ उम्र के शख्स से निकाह करा दिया गया। पाकिस्तान में औसतन हर साल 1000 अल्पसंख्यक लड़कियों का इसी तरह से जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और इसी के खिलाफ पाकिस्तान का हिंदू समुदाय खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में पत्रकारिता का जज्बा कई बार गलत कारणों से सुर्खियों में रहता है और इस बार वजह बनी आंधी तूफान में एक रिपोर्टर की रिपोर्टिंग और एक महिला का बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर एंकरिंग करना।
किसी चैनल के न्यूज स्टूडियो में आपने ऐसी तस्वीर शायद ही पहले कभी देखी होगी। यह पाकिस्तान के समाचार चैनल की एंकर किरण नाज और मोहतरमा खबरें पढ़ते हुए बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बैठी हैं। दरअसल कराची में कुछ दिनों पहले हुए शूटआउट में एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस हत्याकांड का इल्जाम कराची पुलिस पर लगा था। इमरान ने इस कांड की जांच के आदेश भी दिए थे। पाकिस्तान में पुलिस के जुल्म और सितम को जाहिर करने के लिए ही किरण नाज बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर न्यूज एंकरिंग करते नजर आई। अब आपको पाकिस्तान के एक रिपोर्टर का कारनामा भी दिखाते हैं। कराची में 3 दिन पहले तूफानी बारिश हुई थी। बारिश के दौरान कराची के निचले हिस्सों में पानी भर गया था और कराची के हालात बयां करने के लिए रिपोर्टर साहब एक नाले के अंदर पहुंच गए। यह पाकिस्तान के खबर नवीज जो अपनी बात कहने के लिए मानो हर हद पार कर सकते हैं। और आइए अब आपको दुनिया की हर बड़ी खबर से अप टू डेट करते हैं। वर्ल्ड का टुकड़ देखते हैं। लीबिया में गृह युद्ध तेज होता जा रहा है। कर्नल हफ्तार और सरकारी फौज के बीच संघर्ष में अब तक 205 लोगों की जान जा चुकी है। राजधानी त्रिपोली में पिछले 24 घंटे में मोर्टार दागे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दोनों पक्षों से संघर्ष विराम की अपील की है, लेकिन अब तक दोनों पक्षों से कोई जवाब नहीं आया है। तालिबान और अफगान सरकार के बीच बातचीत को दोबारा झटका लगा है। दरअसल तालिबान को अफगान प्रतिनिधिमंडल में कुछ चेहरों पर आपत्ति थी, जिसके बाद कतर में चल रही बातचीत से तालिबान के प्रतिनिधि अलग हो गए। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के तकरीबन 80% हिस्से पर तालिबान किसी न किसी शक्ल में काबिज है। ऐसे में तालिबान का पीछे हटना शांति वार्ता के लिए बड़ा नुकसान है। मिडिल ईस्ट में एक नया बदलाव देखा गया। ईरान के पारंपरिक प्रतिद्वंदी सऊदी अरब और यूएई ने ईरान के लिए 95 टन राहत सामग्री भेजी है। आपको बता दें कि बाढ़ के चलते मध्य और दक्षिणी ईरान के कई हिस्से अब तक मुख्य धारा से कटे हैं। खास बात यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद सऊदी अरब और यूएई ने यह कदम उठाया है। वन बेल्ट वन रोड को लेकर चीन को यूरोप में बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मिली है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने वन बेल्ट वन रोड की वकालत करते हुए कहा है कि अगर यूरोपियन यूनियन ने वन बेल्ट वन रोड से दूरी बनाई तो ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे। और आइए अब आपकी मुलाकात कराते हैं ईरान की एक बॉक्सर से जो आज बनी है हमारी हीरो ऑफ द डे। किस तरह से कठमुल्लाओं की तमाम बेड़ियों को तोड़ते हुए उन्होंने बॉक्सिंग रिंग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। बॉक्सिंग की दीवानी और मुक्कों में इतना दम कि ईरान के कठमुल्लाओं को भी चुनौती दे दी। सदफ ने हाल में इंटरनेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन जीता है। ऐसा करने वाली वो ईरान की पहली महिला है और सदफ की इस जीत पर उन्हें इनाम की जगह सजा का ऐलान कर दिया गया है। सदफ और उनके कोच के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। सदफ पर आरोप है कि उन्होंने कम कपड़े पहने और नैतिक मूल्यों का हनन किया। जब सदफ ने बॉक्सिंग रिंग में पहला कदम रखा था तब भी कट्टरपंथी समाज ने इसका विरोध किया था। सदफ को ताने दिए गए थे, भद्दी बातें कही गई थी, लेकिन सदफ ना तब झुकी थी और ना अब झुकी है। फिलहाल सदफ फ्रांस में है और ईरान लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया की खबरें जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही। वायरल कट टू कट। ब्राजील का एक वीडियो दिन भर वायरल होता रहा। वीडियो में पुलिस वाले एक बच्चे को बचाने की मशक्कत करते नजर आए। दरअसल इस बच्चे के गले में कुछ फंस गया था, जिसके चलते उसकी सांस रुक गई। बच्चे के घबराए माता पिता उसे नजदीकी थाने तक ले गए, जहां ड्यूटी पर मौजूद 2 पुलिस वालों ने बच्चे को बचा लिया। केरल में कपल का वीडियो भी दिन भर वायरल होता रहा। दरअसल ये दोनों अपना प्री वेडिंग शूट करा रहे थे। शूटिंग के दौरान इन्हें एक पोज नाव पर भी देना था। नाव पर जब बैठे तो सब ठीक था, लेकिन जब कैमरामैन ने थोड़ा तिरछा होकर पोज देने को कहा तो नाव पलट गई और दोनों पानी में जा गिरे। गुड फ्राइडे के मौके पर पोप फ्रांसिस ने दुनिया को सेवा का संदेश दिया। इस मौके पर वेटिकन में कुछ कैदियों को आमंत्रित किया गया और खुद पोप ने पहले कैदियों के पांव धोए और फिर चूमे। पोप की यह दरियादिली देखकर कैदियों की आंखें भर आई। कुछ कैदी रोने भी लगे और पोप ने बता दिया कि रहमदिल इंसान दुनिया की हर बुराई को दूर कर सकता है। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से बारिश का मौसम तो खत्म हो गया है, लेकिन लैंडस्लाइड रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या ये एक कोई बड़े खतरे की आहट है, क्योंकि रुद्रप्रयाग में एक बार फिर लैंडस्लाइड हुई। दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रुद्रप्रयाग केदारनाथ हाईवे पर अचानक गाड़ियों की रफ्तार थम गई, क्योंकि अचानक ही हाईवे से लगा पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरकने लगा। इसके बाद पहाड़ से मिट्टी गिरने लगी। गाड़ी में बैठे लोगों की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने अफरा तफरी में अपनी गाड़ी पीछे की और फिर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। बड़ी बड़ी चट्टान नीचे खाई में जा गिरी और सड़क पर पूरा मलबा जमा हो गया। हालांकि इस लैंडस्लाइड में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ये एक बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि 9 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और श्रद्धालु इसी हाईवे से होते हुए गुजरेंगे। और खबर का टुकट में हम आपको हर खबर से रखते हैं अप टू डेट, और ऐसे में बॉलीवुड की तमाम अपडेट जानिए सिनेमा का टुकट। रणवीर सिंह ने एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कपिल देव पर बनी बायोपिक पर जोर शोर से जुटे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आखिर किस हद तक रणवीर इस रोल के लिए मेहनत कर रहे हैं। डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की पार्टी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सोनाक्षी, कियारा और अनन्या पांडे फर्स्ट क्लास गाने पर झूमती नजर आई।
भूमि पेडनेकर का फिल्म सांड की आंख की शूटिंग के दौरान हादसा होते होते रह गया, लेकिन उनका चेहरा काफी झुलस गया। भूमि की यह तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई है।